आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। न सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड, नेपाल और अन्य कई पड़ोसी राज्यों से उनके पास आकर लोग चिकित्सीय सलाह लेते हैं। हम बात कर रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार की, जो बिहार प्रदेश के लखीसराय जिले के सुरगढ़ा प्रखंड के निवासी हैं और पटना में 2000 से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। बच्चों को कैसे सुरक्षित और स्वस्थ रखा जाए, इसके लिए वो हमेशा चिंतनशील रहते हैं। भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जा जाकर वह सेमिनार अटेंड करते हैं और नई नई तकनीक की जानकारी एकत्रित करते हैं। और वह चाहते हैं कि उनके यहाँ से एक भी बच्चा, कोई भी बच्चा अस्वस्थ ना हो, बल्कि जो उनके पास आया हो दिखाने के लिए या फिर उनका जो क्लिनिक है सरोज हॉस्पिटल, वहां से कोई भी बच्चा स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार की, जो शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी एक ख्याति रखते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आम लोगों से जुड़े हुए हैं। यह गरीब और लाचार लोगों के प्रति एक संवेदनशील होकर उनके दुख और दर्द में साथ देते हैं। और कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि अर्थ के अभाव में डॉक्टर सुनील कुमार ने उनके बच्चे को नहीं देखा होगा। और यह बात बिल्कुल सच है और इस बात का प्रमाण हम स्वयं हैं, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को दिखाने डॉक्टर सुनील कुमार के यहीं जाते हैं। और यह माहौल हमने हमेशा देखा है। उनको सामाजिक रूप से और विभिन्न प्रकार से वह लोगों की मदद करते हैं। तो आज हमारे बीच है शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार जी। आपका हार्दिक स्वागत है केवल सच न्यूज चैनल। नमस्ते। केवल सच न्यूज के श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। सबसे पहले ब्रजेश मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सच ए काइंड वर्ड्स। और जनता की सेवा, बच्चों की सेवा तो मेरा है ही। सर, वर्तमान समय में अभी ठंड का माहौल है, कोरोना का काल चल रहा है। इस ठंड के माहौल में किस किस तरह के बीमारी हो सकती है और किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल लोग करें ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें? बच्चों के हिसाब से ये जो महीना होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, बड़ा ही संवेदनशील महीना होता है। ये 3 महीने में बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। टेम्परेचर के चलते बहुत सारे वायरस का संक्रमण होने का सीजन है ये। सर्दी, खांसी, लूज मोशन, उल्टी जैसी बीमारियां इस मौसम में बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण तकरीबन हर घर में बच्चे बीमार पड़ते हैं। फिर भी अगर हम बच्चे को सही तरह से रखें तो निश्चित रूप से उसको हम लोग आगे बीमारी से बचा सकेंगे। बच्चों को स्वस्थ और सुंदर कैसे बनाया जा सकता है सर? बच्चे को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए 2-3 बिंदु पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। जी। पहला बिंदु है बच्चे को सही पोषण मिले। जी। इसके लिए जानकारी का अभाव, आर्थिक परेशानियां आड़े आती है। जी। आप देखेंगे कि लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत सारा दूध पी रहा है, 2 किलो दूध पी जा रहा है। जी। लेकिन सिर्फ दूध पीने से उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जी। विकास के लिए उसे दूसरे चीज में जाना चाहिए। उसे संतुलित आहार मिलना चाहिए, जिसमें अनाज की मात्रा हो, हरी सब्जी की मात्रा हो, फल फूल की मात्रा हो, दूध की मात्रा हो। तो पहला पोषण। दूसरा, बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण। जी। तो अभी टीकाकरण एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर प्रकाश डालना चाहिए। अभी अधिकांश बीमारियों का टीकाकरण सरकार की तरफ से भी हर जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में दिया जा रहा है। जानकारी के अभाव में या किसी किंवदंती के अभाव में, अंधविश्वास के चलते लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अगर समय पे सारी बीमारियों का टीकाकरण करें तो बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ भी रहेगा, सुंदर भी रहेगा। और तीसरी बात कि अनुशासन, एक अनुशासित लाइफ जीना होता है बच्चे को। अगर घर का संस्कार मिले, एक अनुशासन से बच्चे लाइफ जिए, निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए और किसी भी समाज के लिए हम स्वस्थ बचपन तैयार कर सकेंगे। सर, वर्तमान समय में अभी कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है। इसमें इस कोरोना के संक्रमण से बच्चे किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, कोरोना का संक्रमण जो दूसरी लहर थी उसमें भगवान की
कृपा कहिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा संक्रमित नहीं हुए। लेकिन जैसा जैसा विशेषज्ञों की राय है कि तीसरी लहर में बच्चे पर अधिक असर होने की संभावना है। एक कारण इसमें ये भी है कि दर्शकों को टीका दिया गया है, बच्चे को अभी भी टीकाकरण नहीं मिला है, बच्चे की इम्यूनिटी भी थोड़ी लो होती है, इसके चलते तीसरा लहर में बच्चे का संक्रमण होने का बहुत डर रहेगा। और उस हिसाब से सरकार ने तैयारी की है। हो सकता है निकट भविष्य में जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाए और तब फिर बच्चे को भी एक सुरक्षा कवच मिल सकेगा। आप भी इस बात को मान रहे हैं कि तीसरा लहर कोरोना का आने वाला है? जिस ढंग से हमने दूसरा लहर देखे थे कि शुरू में 1-2 केस बढ़ते 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 हजारों बार लाख होने लगा, उसी ढंग से अभी भी फिर बढ़ना शुरू हो गया है। हो सकता है कि हम इस बार हम लोग की इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े से उस पहले हिसाब से झेलने के ज़्यादा सक्षम हो, इसलिए बार हम लोग उतनी तैयारी नहीं कर पाए थे और उससे रोकथाम भी अच्छी हो, टीकाकरण भी बढ़ गई हो, उतना ज़्यादा असरदार ना हो लहर, लेकिन फिर भी कुछ इसकी शुरुआत हो चुकी है। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है और माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को बच्चा जो जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से इसके लिए करना होता है। सबसे पहली बात होती है कि बच्चा के नवजात बच्चा को जन्म के दिन, जन्म के 2 घंटे के अंदर माँ का दूध मिलना चाहिए। शुरुआत वहीं से होता है। और अगर माँ का दूध बच्चे 6 महीने तक सिर्फ पिए, इसके अलावा 6 महीना के पहले किसी भी चीज़ देने की जरूरत नहीं है। और 6 महीना के बाद उसे ठोस आहार दें। टीकाकरण समय पर कराएं। बच्चे को बीमारी से बचाने के लिए मौसम के हिसाब से पोशाक पहनाएं, उसकी देखभाल करें और जब तक उसका इम्यूनिटी लो रहता है तो विशेष केयर की जरूरत पड़ेगी। बच्चों को झटका क्यों होता है? झटका इसे आम भाषा में लोग फड़का, मिर्गी या कन्वल्सन कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कभी कभी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी से होती है, कभी कभी बच्चे को ऑक्सीजन की कमी से होती है, फिर ब्रेन की इन्फेक्शन होती है। मल्टी फैक्टोरियल कारण इसके होते हैं। इसलिए कन्वल्सन में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ती है। जो भी बच्चा से ग्रसित है उसे लंबा समय तक दवा भी चलाना पड़ता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि इसका क्या कारण है। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि कन्वल्सन में या झटका में बच्चे को हो सकता है कि 99% केस में कोई जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं निकले, क्योंकि ये ब्रेन का एक एब्नॉर्मलिटी है, फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी है, जो कि रिपोर्ट में बहुत बार नहीं आता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को इसका लक्षण है, लक्षण को ही प्रायोरिटी बेसिस पर इलाज करना चाहिए। कोई बच्चा जन्म के समय में नहीं रोता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे पर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और हम देखे हैं कि नवजात बच्चा में मैक्सिमम बच्चे इसी से सफ़र करते हैं। बच्चा माँ के गर्भ में जब रहता है, अगर उसको सही मात्रा में पोषण नहीं मिले, सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले, किसी भी कारण से उसका विकास नहीं हो या कोई भी तरह के अंदरूनी उसमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो, तो ऐसे बच्चे जन्म से बिल्कुल फ्लैसिड होते हैं। उसमें रोने की शक्ति नहीं होती है और जब एक बार नाभि कट जाता है, माँ से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और उसमें बच्चा अगर नहीं रोते हैं तो उसका सांस शुरू नहीं होता है। सांस शुरू होता है रोने से, और इसलिए जन्म के तुरंत सेकेंड और मिनट की बात होती है तो उसको रोना चाहिए ताकि उसको शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह हो जाए। अगर इसमें मिनट 2 मिनट की देरी भी बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके चलते कि उसका हर अंग सिर से लेकर पैर तक हर जगह ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी अंग सही से काम नहीं कर पाता है। और बाद में कितना ऑक्सीजन दिया जाए, कितना इलाज किया जाए, लेकिन जन्म के पहले मिनट में जो डैमेज आ जाता है शरीर पर, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये बहुत गंभीर समस्या है। इससे बचने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होते हैं। समाज में रह करके भी समाज के लिए किसी काम के नहीं होते हैं। पारिवारिक और सामाजिक दिक्कतों के चलते ऐसे बच्चे का भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं होता है और इस बच्चे को लेकर के माँ का घर का विकास, समाज का विकास, देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि नवजात बच्चे भी डायबिटिक पेशेंट हो जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि अगर माता पिता डायबिटीज के शिकार हैं जी हाँ, तो बच्चे में इसकी आनुवंशिक रूप से बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा डाटा है कि अगर सिर्फ माँ और पिता में किसी एक को डायबिटीज है तो उनके 25% बच्चे को डायबिटीज होने की संभावना रहेगी। अगर दोनों हैं तो 50% बच्चे को संभावना रहती है कि उनके बच्चे को भी कहीं डायबिटीज ना हो जाए। नवजात बच्चे में डायबिटीज चीनी का बढ़ने का यही सब कारण होता है और उससे भी ज़्यादा जरूरी होता है नवजात बच्चे में चीनी का कम होना। ये बहुत ही छुपी हुई बीमारी होती है। लोग इस पर ध्यान अगर नहीं दें बच्चे का उतने शरीर में दिक्कत आती है जितना कि ऑक्सीजन की कमी से होती है।
ऑक्सीजन के बाद अगर शरीर को कोई चीज़ चाहिए तो ग्लूकोज चाहिए, इसलिए ग्लूकोज की कमी ना हो इसके लिए नवजात बच्चा को पहले घंटे में माँ का आहार मिलना चाहिए ताकि उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी ना हो। कई कई सिक बच्चे हैं जैसे देर से होने वाले बच्चे या जो बच्चे बहुत दिक्कत से जन्म उनका हुआ है, एग्जॉस्टेड रहते हैं, उनका भी ग्लूकोज लेवल डाउन होता है। ऐसी स्थिति में इस बच्चे को तुरंत अगर मुँह से पीने की स्थिति में है तो मुँह से तुरंत दूध पिलाएं और मुँह से स्थिति नहीं है तो उसको किसी डॉक्टर के देख रेख में ग्लूकोज का लेवल को तुरंत सही करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से आगे विकास कर सके। डॉक्टर साहब, बच्चों में निमोनिया और डायरिया की शिकायत ज्यादा होती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी बात होती है बच्चे की इम्यूनिटी का कम होना। और एक ही परिवार में देखे होंगे जहाँ बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, कारण यही है कि उस बच्चे का अपना बीमार से लड़ने की शक्ति कम होती है, जिसके चलते कोई जल्दी संक्रमण का शिकार हो जाते हैं, निमोनिया हो, डायरिया हो, और इस सब ध्यान देना होता है। तो हाइजीन का भी हम दोष दे सकते हैं, बच्चे को हाइजीन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बच्चे अपनी समझ में नहीं होते हैं, जमीन पे हैं, कुछ चीज उठा के मुँह ले लेते हैं, कोई चीज़ को मुँह में रख लेते हैं, ये सब भी संक्रमण का कारण होता है। तो इम्यूनिटी और बचाव दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों को बचपन की बीमारी जैसे कुकुर खांसी, चेचक, कंठ रोग, छोटी चेचक, बड़ी चेचक, पोलियो, पीलिया जैसे बीमारी अपने जाल में फंसा लेती है, इससे कैसे बचा जाए और यह किन वजहों से होता है? देखिए, ये सब एक प्रकार का संक्रमण है, लेकिन बहुत ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि सरकार के टीकाकरण के चलते इस बीमारियों पर हमने बहुत हद तक काबू पा लिया है। अगर बच्चे को समय पर टीकाकरण पर जाते, जितनी बीमारियों का नाम आपने बताया, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, जिसको व्होपिंग कफ कहते हैं, टिटनेस कहते हैं, ये सब के सब बहुत ज़्यादा नहीं में आता है कि उसके पीछे वैक्सीनेशन बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। वैक्सीनेशन से इस बीमारी पर आराम से काबू पाया जा रहा है, बहुत हद तक काबू पा भी दिया गया है। बच्चे को कौन कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए और कब कब दिया जाना चाहिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अभी तो बच्चे को वैक्सीनेशन जन्म के दिन से शुरू हो जाता है। हाँ, और पहले खेत में हम लोग पहले हफ्ता कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम 100% बच्चे को जरूर टीकाकरण हो जाए। इसमें BCG का, पोलियो का और हेपेटाइटिस B का पड़ता है। इसी ढंग से उसको फिर 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर और 3.5 महीने पर 8 बीमारी का टीकाकरण दिया जाता है। इसमें डायरिया का, डिप्थीरिया का, पर्टुसिस का, टिटनेस का, निमोनिया का, सिर्फ 8 बीमारी का ये वैक्सीनेशन उसको पहला 3 महीने 3.5 महीने में पूरा हो जाता है। फिर 6 महीने पर उसको फ्लू का टीका पड़ता है, टाइफाइड का पड़ता है, 9 महीने पर मिजल्स का, गलसोथ का, एक वायरल इन्फेक्शन रूबेला है उसका पड़ता है, साल भर पर हेपेटाइटिस पड़ता है, इस ढंग से 1.5 साल पर फिर बूस्टर पड़ता है और फिर 5 साल पे सेकेंड बूस्टर पड़ता है। इतना मिनिमम जरूर बच्चे को मिलना चाहिए टीकाकरण। इसके अलावा और नई नई बीमारियों का जो टीकाकरण शोध से आ रहा है वो सब ऐड हो रहा है, और अगर आप सक्षम हैं लेने में तो जरूर सारे टीका लें ताकि हमेशा एक बात ध्यान रखें कि बचाव हमेशा बीमारी से सुरक्षित है। बचाव ही सबसे पहला उपाय है किसी बीमारी से सुरक्षित रहने का। आप 20 साल से बच्चों को देख रहे हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ में आपने काफी अनुभव प्राप्त किया है। बच्चों को देर से चलने के क्या कारण हो सकते हैं? मैं अक्सर देखता हूँ कि पेरेंट्स काफी एंक्सियस रहते हैं कि मेरा बच्चा इतना उनका हो गया, नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं होता है कि बच्चा 9 महीना का हो गया था चलेगा ही। इसका एक रेंज होता है और जो रेंज के बाहर हो तभी जरूर चिंता होती है, तब तक चिंता कर। क्या रेंज होना चाहिए? जैसे कोई बच्चा 6 महीना में चलता है, कोई बच्चा 2.5 साल में चलता है। अगर बच्चा कुपोषित नहीं है, बर्थ एस्फिक्सिया का नहीं है, देर से नहीं रोया है, तो उसके लिए हम लोग 2 साल तक जरूर इंतजार करते हैं। 2 साल के बाद अगर बच्चे नहीं चलते हैं तभी कहेंगे कि हाँ ये डिलेड में जा रहे हैं, तब उसके पीछे कारण क्या खोजना पड़ता है। अदरवाइज 2 साल तक तो बच्चे को अब सोचना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई बच्चे का एक रेंज होता है बोलने का। कोई बच्चे 9 महीना में भी अच्छे चलते हैं, कोई 2 साल चलता है। जैसे 9 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे में चलने में आप उसके लिए चलाइए, उसको पौष्टिक आहार दीजिए, स्वस्थ रखिए, टीकाकरण कराइए, और 2 साल तक नहीं चले तब जरूर किसी चिकित्सक से सलाह लीजिए। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे बहुत विलम्ब से बोलते हैं, इसके क्या है? हाँ, सही बात है। ये क्वेश्चन भी वही है कि इसमें जैसे देर चलना, बोलना, बैठना। हाँ, अगर किसी को बच्चा सिक है, बीमार है, तभी उसके लिए कंसल्ट है, नहीं तो 2-2.5 साल तक इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोल जाते हैं
और कोई 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, कोई बच्चे 3 साल में जाकर बोलते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि बच्चे सुन सकते हैं नहीं। जो बच्चे सुन ही नहीं सकते हैं वो नहीं बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा आता है नहीं बोल रहा है, सबसे पहला जांच होता है इसका कान कैसा है। बच्चा को सुनाई पड़ता है नहीं। अगर बच्चा मामा पापा सुनेगा तब तो कल बोलेगा। इसलिए कान का जांच होता है, और कान से सुन रहा है, उसकी मेंटेलिटी सही है, सवाल समझ रहा है, बोलने में देरी है, तब हम इंतजार करते हैं कि हाँ बच्चा बोलेगा। अगर इंतजार करते हैं, अगर नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, आपके बोले हुए बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले कान का जरूर टेस्ट होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 5 साल से 12 साल के बीच में उनको बार बार पेशाब आना, या फिर नींद में ही उनका पेशाब हो जाना, यह किस बीमारी का कारण होता है, या फिर किन कारणों की वजह से होता है? देखिए, ऐसा देखा गया है कि लड़के में 10 साल तक और लड़की में 8 साल तक बेड वेटिंग नॉर्मल चीज है। जी। 8 साल से ऊपर की लड़कियों में, 10 साल से ऊपर के लड़कों में इसकी इलाज की जरूरत पड़ती है। जी। बहुत पेरेंट्स कॉन्शियस रहते हैं, 5 साल में ही आकर के कहते हैं मेरा बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, तो इसके लिए उसमें मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। उसके कुछ उपाय हम लोग बताते हैं कैसे किया जाए, कैसे इसको रोका जाए। और एक एज लिमिट जब है 10 साल से ऊपर हो जाए तभी मेडिकेशन देते हैं। और इसमें बच्चे को, गार्जियन को ये बात भी ध्यान देना होता है कि बच्चे को अगर बेड वेटिंग हो रहा है तो इसकी चर्चा करके, उसको डांटने से, उसको पीटने से ये बीमारी और बढ़ती है। क्योंकि एक मानसिक कमजोरी हो जाता है, बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और तब इस बीमारी में और कंट्रोल मुश्किल होता है। और हम लोग तो ये कहते हैं कि किसी दिन नहीं करे तो जरूर उसको शाबाशी दीजिए, ताकि उसको बूस्टअप कीजिए, मोर बूस्टअप करिए। ये साइकोलॉजिकल चीज होती है, और साइकोलॉजी के थ्रू उसको हम लोग काम करते हैं। दवा की जरूरत बहुत रेयर पड़ती है। आप 20 साल से हैं, और अपना एक हॉस्पिटल आपका है सरोज क्लिनिक। सरोज नाम रखने के पीछे क्या था आपका, मतलब सरोज ही क्यों रखा आपने? देखिए, रखने का मैं कुछ भी नाम रख सकता था। जी। लेकिन ये बात मैं बहुत लोगों को नहीं बताया हूँ, आपको बता रहा हूँ। मेरी माँ का नाम सरोज है। जी। और मैंने अपना सारा जो भी आज काबिलियत है अपनी माँ को डेडिकेट किया है। कि उन्हीं के प्रारंभिक देखरेख में, उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने ये मुकाम हासिल किया है। तो उनका यह हक बनता है कि हम अपने जो भी अचीव करें माँ को समर्पित करें। इसलिए हमने अपने हॉस्पिटल का नाम सरोज हॉस्पिटल रखा है। सर, आप सरकारी सेवा में क्यों नहीं, सरकारी चिकित्सा के रूप में अपनी पहचान क्यों नहीं बनाई? आप निजी क्षेत्र में क्यों शुरू से लगे रहे? मैंने सरकारी क्षेत्र में जाने का मन नहीं बनाया, इसके पीछे एक कारण था। मैंने देखा सरकारी अस्पताल में, सरकारी प्राथमिक केंद्र में, वहाँ काम करने का कल्चर कम और ड्यूटी किसी तरह पूरा करने का ज़्यादा होता है। और हम शुरू से हमेशा जुझारू आदमी रहे हैं। किसी भी चीज़ से जूझना, किसी चीज़ को उसको चुनौती के रूप में लेना, और ये हम एक अलग से अपना निजी अस्पताल नहीं कर सकते थे। जी। सरकारी अस्पताल में बहुत तरह के लिमिटेशन है, आप चाह करके भी उसको नहीं बदल सकते हैं। कि एक डॉक्टर सरकारी अस्पताल को नहीं बदल सकता, प्रशासनिक अधिकारी है, सरकार के हाथ में है, वहाँ आप चाह करके भी किसी को भी पूरी सुविधा नहीं दे पाते हैं। और हमने देखे हैं कि हमारे साथी लोग जो भी वहाँ हैं बस अपना ड्यूटी कर रहे हैं, जो सेवा वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ की सेवा करने में बहुत अंतर होता है। मोटिवेशन का अंतर होता है, डेडिकेशन का अंतर होता है। यहाँ पे लगता है कि यहाँ पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, एक चुनौती, एक यहाँ यहाँ लगता है कि कोई आदमी अगर हमारे पास आया है, कोई पेशेंट आया है, तो वो एक पर्सनल टच में है, पर्सनल पेशेंट है, और उसको हम लोग उसी ढंग से केयर करते हैं। और लोग महसूस करते हैं सरकारी अस्पताल में जाना और यहाँ प्राइवेट में दिखाने में यही एक फर्क होता है कि एक पर्सनल टच जो लोग वहाँ नहीं मिल पाता है, वही सरकारी निजी अस्पताल में लोगों को मिलता है। लोग उसको ज़्यादा अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं, उसकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, कोई तकलीफ होने पर उससे मिल सकते हैं, और सरकारी में इतना संभव नहीं हो पाता है। तो हमें लगा कि अगर हमको बेहतर सेवा करना है और तो हमको ये सरकारी सेवा को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेवा में स्काई द लिमिट, आप जितना चाहें उतना ऊपर जा सकते हैं, और जितना ऊपर बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं। आज सर, चिकित्सा एक सेवा के रूप में जाना जाता है। एक डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज वर्तमान समय में चिकित्सा सेवा व्यवसाय को रूप ले चुका है। इस पर आपके सर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मेरा अनुभव इसमें है कि अगर आदमी ईमानदारी से काम करे तो भी उसके पास इतना सफिशिएंट फंड रहता है कि कुछ काला बाजारी गलत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात और मैं कहूँगा कि इस सब से बचने के लिए अगर आदमी अपनी आवश्यकता को सीमित कर दे जी तो खर्च सीमित हो जाता है। अगर आप अपनी आवश्यकता को सीमित नहीं कर पाते हैं तभी आपका खर्च असीमित होता है, तभी आप गलत रास्ते चुनते हैं। तो मैंने हमेशा अपना जिंदगी सादा जीवन में जिया। हमारी कोई आवश्यकता ऐसी नहीं रही जिसको कि हम काला बाजारी से या गलत काम करके पूरा कर सकें। कुछ लोग हैं, अभी मैं सबको नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं जो कि इसको व्यवसाय के रूप में बनाते हैं, लेकिन जनता भी जानती है, जनता 1 से 2 बार में समझ जाती है इस बात को, और उसके लॉन्ग टर्म में लंबे समय के लिए कोई भी आदमी जनता को मूर्ख नहीं बना सकता है। और अपना ईमानदारी से काम करिए, काम आपके पास खुद आएगा। काम खुद आएगा, आपको जो मिलना चाहिए, जो आदमी को खाने पीने के लिए जो चाहिए, जो आपको फेम चाहिए, नींद चाहिए, सब मिलेगा। तो हमारा कहना यही है कि लोग सिर्फ ईमानदारी को चुने, ईमानदारी चुने, ईमानदारी से काम करें। इसी में बहुत सुखी है, शांति है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सुख से हैं, शांति से हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप कभी भी माल प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहले आपकी अशांति भंग होती है, जिसको कि कोई भी आदमी अच्छा नहीं कर सकता। जी, आप सब आपके आप पटना में आपका ये क्लिनिक है, सरोज क्लिनिक, जैसा कि आपने बताया, पहली बार आपने शायद इसको डिस्क्लोज किया केबल सेस न्यूज़ पे कि ये आपके माँ के नाम पर डेडिकेटेड है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपके पास लोग झारखंड से, नेपाल से, अन्य कई राज्यों से आते हैं। कैसा लगता है उस समय में जब दूसरे प्रदेश से लोग आपके यहाँ आते हैं? मेरा रहता है कि हम उसके सुख दुख का साथी बने, उसके दुख का हिस्सेदार बने, और उनको मैं यही कहता हूँ कि आप और हम दोनों मिलकर बीमारी से लड़ेंगे। तो उनको काफ़ी भरोसा होता है, उनको काफ़ी लगता है कि सही बात है डॉक्टर साहब, हम बीमारी से लड़ने में अकेले नहीं हैं, दोनों आदमी मिलकर बीमारी से लड़ेंगे। और ये सच है कि बीमारी से लड़ने के लिए अभिभावक का सहयोग उतना जरूरी है जितना डॉक्टर का मार्गदर्शन। दोनों मिलकर बीमारी से लड़ते हैं, और यही अपनापन लगता है। लगता है कोई आदमी नेपाल से आया है, कहीं से आया है। बहुत लोग अभी भी जो मद्रास में है, बेंगलोर में है, कहाँ, वहीं से वीडियो कॉल से बच्चे दिखाते हैं। भरोसा होता है, उनको लगता है कि नहीं, वहाँ का दवा खाते हैं ठीक हो जाता है। हाँ, इसमें सच्चाई कितना हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका एक फेथ होता है, जिन्हें हम नहीं दिखाते हैं। और हमें भी सेवा देने में अच्छा लगता है। कोई मालूम करता है डॉक्टर साहब, हम अभी बहुत दूर हैं, हमको बच्चे भी दूर हैं, तो ठीक, कोई बात नहीं, आप वीडियो कॉलिंग करिए, हम देख कर आपको दवा देते हैं, मैसेज कर देते हैं। तो इस ढंग से करने से आप संतुष्टि मिलती है और मन को शांति मिलती है। लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया, और उस दिन लगता है कि मेरा काम धन्य हो गया। जो हमने तपस्या करके पढ़ाई की, कुछ काबिलियत जो भगवान ने हमें दी है, उसका ही सही सदुपयोग है। सर, कुछ बच्चों को, जो बच्चे 1 साल 2 साल के हैं, उनको लैट्रिन में पैखाना करने में काफी कठिनाइयों का सामना उस बच्चों को करना पड़ता है। यह किन कारणों से होता है? और जो आज के समय में जो कोरोना के संक्रमण में जो बच्चे नवजात बच्चे संक्रमित हुए हैं कोरोना से, उनके सेहत पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले मैं आपका पहला सवाल लूँ, आपने पूछा कि कब्ज की समस्या क्यों? जी, तो बिल्कुल, कब्ज जो होता है हमारे रहन सहन से अटैच होता है, रहन सहन से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे को फाइबर की मात्रा, फल की मात्रा, सलाद की मात्रा, पोषक खाना की मात्रा समय पर मिले तो कब्ज की समस्या से निपटा जा सकता है। लेकिन आजकल चाइनीज फूड हो गया, पॉलिश्ड राइस हो गया, इससे सारा खान चीज जो होता है जो कब्ज कराते हैं बच्चों में। और दूसरी बात कि बच्चे की डेली रूटीन होना चाहिए। जो बच्चे 8 बजे तक सोए रहते हैं, देर तक जगते हैं, रात में देर तक जगते हैं, ये सारे उसके स्वास्थ्य पर, उसके बॉडी मूवमेंट पर असर डालता है। तो इसका कारण यही है कि बच्चे को सही मात्रा में फाइबर, फ्रूट्स, फल खिलाएं, उसको सलाद खिलाएं, हाँ, पानी खूब पिलाएं, सुबह में टॉयलेट की एक आदत बनाएं। बच्चे टॉयलेट जाते ही नहीं, सुबह में टॉयलेट की एक आदत बनाएं। ये सारे करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बच्चे के माता पिता को अभी आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे, जिससे जो आप, जैसा कि आपने बताया कि नवंबर से जनवरी महीने तक एक भयंकर समय गुजरता है बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए भी, तो वो कैसे इसे निपटे? देखिए, ये सबसे पहला बात कि बच्चे को आप पौष्टिक आहार दें। दूसरा बात कि बच्चे को इम्यूनिटी बढ़ाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आजकल देखा गया, पहले भी देखते थे लोग कि बच्चे को स्नान नहीं कराते हैं। 10-10 दिन, 20-20 दिन, महीना दिन तक स्नान नहीं कराते, कि स्नान कराते उसका तबीयत खराब हो जाता है। मेरा कहना है ऐसे अभिभावक से कि बच्चे को रोजाना स्नान कराइए,
मौसम के हिसाब से पानी का चयन कीजिए, ठंडा पानी, गर्म पानी, धूप में जैसे हो। अगर बच्चे सालों भर स्नान करेंगे उसकी बॉडी की इम्यूनिटी उस हिसाब से विकसित होगी कि कल कम बीमार पड़ेगा जी। और कभी कभी नहाने वाले बच्चे किसी दिन पानी देने सटेगा बीमार हो जाएगा, हवा लगेगा बीमार हो जाएगा। ऐसे बच्चे का आगे का लाइफ, स्कूल जाना है, उसको रेसिस्ट करना है, समाज चुनौती का सामना करना है, देश के लिए कुछ करना है, जैसे बच्चे की स्थिति अपने शारीरिक कमजोरी चलते नहीं हो पाता है। तो बच्चे को रोज स्नान कराएं, सालों भर स्नान कराएं, बच्चा आपका ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। और दूसरा बात की मैंने चर्चा पहले कर चुका हूँ, उसको पोषक आहार दीजिए और इससे इम्यूनिटी बढ़ाइए। कुछ विटामिन भी आते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, उसको भी खिलाया जा सकता है। जिंक है, आयरन है, कैल्शियम है। हाँ, इसके अलावा दूध है, दूध का बना हुआ सामान है, सब खिलाइए और ताकि बच्चे का स्वस्थ बचपन निखरे। सर अंतिम से एक सवाल है, आप चूंकि सामाजिक के रूप से भी आप जुड़े हुए हैं और काफी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कोई ऐसे बच्चे आते होंगे या कोई ऐसा परिवार आता होगा जिनके पास पैसा का अभाव होता हो, क्या ऐसा कोई व्यवस्था आपने बनाया है जो लाचार या कमजोर वर्ग के लोग हैं आर्थिक रूप से, उनका कैसे आप चिकित्सीय सलाह देते हैं या उनकी मदद कर पाते हैं? देखिए, कोई भी गरीब आदमी है जिसके पास इलाज का संसाधन नहीं है, जी जी, तो हमने अपने यहाँ उसके लिए अलग व्यवस्था की हुई है। जी जी, हाँ, उसे मरीजों के लिए एक अलग तरह का वार्ड बना हुआ है जहाँ पर सिर्फ गरीब बच्चे इलाज कराते हैं, जो कि खर्च नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक हमने फंड भी अपने यहाँ बनाया है। जो भी हमारे यहाँ मरीज भर्ती रहते हैं उनके द्वारा कुछ पैसे का कलेक्शन होता है और इसमें हमने कई बच्चों का ऑपरेशन तक करवाया है बिना किसी खर्च के, और उसी फंड के जरिए उनका इलाज होता है। हमने अपने यहाँ ऐसे 4 बच्चों का याद है जिसका हमने ऑपरेशन किया है। एक बच्चे था जिसको कि डायफ्रामेटिक हर्निया था, उसके पिताजी की तरफ से उसको कोई ऑपरेशन नहीं था, उसकी माँ बेचारी बच्चे लेकर आई हुई थी और अपने पिताजी से बात कर रहे थे कि तुम अपने बच्चे पर ध्यान नहीं देते हो, तुम बच्चे पर कुछ खर्च नहीं करते हो। संजोग से मैंने उसकी ये बात सुनी, हमको लगा कि नहीं ये गरीब है, और मैंने आज बहुत गर्व है कि वो बच्चा बच भी गया और उसका इलाज भी हुआ और उसकी माँ के लाख दुआ भी हमारे साथ है। तो गरीब बच्चे की अगर आप सेवा करते हैं तो उसी की दुआ से आप आगे बढ़ते हैं। तो गरीब की दुआ कभी मत छोड़िए, जितना कोशिश करें उसकी दुआ मिले और वो धन से ज्यादा बड़ा सुख देता है, धन ज्यादा आपके लिए अच्छा है। जी, अभी आपने देखा और सुना डॉक्टर सुनील कुमार को, जो शिशु रोग विशेषज्ञ के रूप में पिछले 20 साल से बिहार में सेवा दे रहे हैं और पटना के अधिकांशतः घर में जहां बच्चे हैं वह निश्चित तौर पे अगर कभी भी बीमार पड़े होंगे तो निश्चित तौर पे एक बार डॉक्टर सुनील कुमार के यहाँ जरूर गए होंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि एक डेडिकेशन अब उनके माँ के प्रति, एक बच्चा अपने माँ के प्रति कितना डेडिकेट हो सकता है जब वो डॉक्टर बनता है और जब वो अब सेवा करता है लोगों को, तो उसका नाम, उस क्लिनिक का नाम माँ को देता है। और ऐसे लोग जो समाज और परिवार से जुड़े हुए लोग होते हैं और खासकर चिकित्सीय सेवा में होते हैं, निश्चित तौर पे एक अलग संदेश जाता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि गरीबों के लिए, जो कमजोर हैं उनके लिए अलग सा एक वार्ड बनाया हुआ है और सुकून मिलता है जब किसी बच्चे को, ऐसे बच्चों को इलाज करके उनको दुरुस्त करके स्वस्थ करके उनको घर वापस भेजते हैं। तो निश्चित तौर पे डॉक्टर सुनील कुमार जैसे चिकित्सकों के कारण ही लोग भगवान का दूसरा दर्जा के रूप में स्वीकार करते हैं डॉक्टर को। और निश्चित तौर पे हम हमेशा अपने स्टूडियो में ऐसे चिकित्सकों को हम बुलाएंगे जो चिकित्सा सेवा को मानव सेवा के रूप में और एक धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, ताकि लोग यह समझ सके कि आज भी चिकित्सीय सेवा में काम करने वाले डॉक्टर आज ही ईमानदारी से रहकर अपना काम कर सकते हैं और लोगों की सेवा दे सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुत समय दिया। धन्यवाद।